हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू सीएससी सर्कल। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विजन की जो टेस्ट सीरीज होती है यूपीएससी के लिए। ठीक है, यूपीएससी जो 2020 एग्ज़ाम होगा, यूपीएससी 2020, उसके लिए जो हम लोग शुरू करेंगे विजन की जो टेस्ट सीरीज नंबर ये 24 है। जो यहाँ से जो विजन के टेस्ट हैं ये फुल टेस्ट हैं, मतलब पहले सेक्शनल होते हैं उसके बाद फुल होते हैं। तो ये हम फुल टेस्ट से सॉल्व करेंगे, क्योंकि सेक्शनल तो आप लोग सॉल्व ही कर चुके होंगे अब तक। ठीक है, तो फुल हैं आपके 35 तक, तो हम सारे टेस्ट सॉल्व करेंगे और इसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है, 50 क्वेश्चन सेकेंड में लाएंगे। ठीक है, और अगर आप लोगों को पूरा फुल कंपाइलेशन चाहिए कि 100 क्वेश्चन भी पूरे लेके आऊँ, तो उसमें टाइम ज़्यादा हो गया जाएगा, इसीलिए मैंने जो है इसे 50 में किया है। अगर आप लोगों की डिमांड हो कि मैं 100 में लेके आऊँ तो 100 में भी लेके आऊँगा। और आप लोग ऐसा कीजिएगा, मतलब मेरे क्वेश्चन को आंसर बताने से पहले आप लोग उसको अटैम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको पता चले कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। ठीक है, तो और अपना जो भी स्कोर आए उसको स्कोर को आप लिखना, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, तो और ये हिंदी में पूरा डिस्कशन रहेगा, और अगर इंग्लिश में भी चाहिए तो बताना, मैं उसमें भी बना दूंगा, कोई मुझे इशू नहीं है। ठीक है, खासकर मैं हिंदी वालों के लिए ज़्यादा ये कर रहा हूँ। और ठीक है, तो इसको आप इंजॉय कर सकते हैं। तो ये हमारा टेस्ट नंबर 24 है। ठीक है, तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें फर्स्ट है, देखो इसमें करंट भी देखो शामिल है, आप देख सकते हैं। पूरा कंपाइलेशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसी और हिस्ट्री, और जो आपका सोशल डेवलपमेंट है, इकोलॉजी है, साइंस है, सारे इसमें इंक्लूड है। ठीक है, तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था में हाल ही में आई बहुधा मंदी प्रकृति में संरचनात्मक और चक्रीय दोनों रूप में वर्णित किया गया है। कुछ विशेषज्ञों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था फॉर बैलेंस शीट चैलेंज का सामना कर रही है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा घटक फॉर बैलेंस शीट चैलेंज का भाग है, तो ये बताना है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, और सेकंड है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, और थर्ड है कि रियल इस्टेट क्षेत्र, और फोर्थ है कि भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसमें बताना है कौन सा सही है। तो इसमें ये जो आपका भारतीय रिजर्व बैंक है ये नहीं आता। इसमें देखो ये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक आते हैं, गैर वित्तीय कंपनियां आती हैं, और रियल इस्टेट आते हैं। तो हमारा आंसर सही हो गया डी ऑप्शन। ठीक है, इसका डी ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ज़्यादा मैं यहाँ डिस्कशन इसलिए नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा डिस्कशन मैं आप लोगों से यहाँ करूँगा पूरे क्वेश्चन का, तो एक्चुअली क्या होगा कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा एक टेस्ट करेंगे। तो अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, तो मैं इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर कर दूंगा, मैं मतलब वहाँ कर दूंगा, आप वहाँ से देख लेना और उसको डाउनलोड करके उसके डिटेल में पढ़ लेना। क्योंकि उसको अगर हम पूरा डिटेल में करने लगेंगे तो बहुत लगभग 4-5 घंटे जाएंगे। तो इतना टाइम मैं आप लोगों का ख़राब नहीं करना चाहता। मैं कहता हूँ, मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन बस मिल जाए, आप उसका एनालिसिस अपने आप कर लीजिए, और जितना हो सकेगा मैं बता दूंगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। तो सेकेंड है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एज इफेक्ट को परिभाषित करता है। तो फर्स्ट है एज इफेक्ट को, ए ऑप्शन है, यह दो परिभाषों की सीमा पर अवस्थित जनसंख्या या समुदाय की संरचना में होने वाले परिवर्तनों को संदर्भित करता है। बी ऑप्शन है उच्च पोषण स्तर पर स्थित शीर्ष परभक्षी प्रजातियों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को संदर्भित करता है। सी है यह पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों के किनारे पर प्रजातिगत विविधता में कमी को संदर्भित करता है। डी है कि यह खाद्य जाल में असंतुलन के कारण किसी विशेष प्रजाति के लगभग विलोपन को संदर्भित करता है। तो इसमें ये बताना है। तो एज इफेक्ट, तो इसका जो सबसे अच्छी इसकी परिभाषा है, तो ए ऑप्शन इसका सही है। दो परिभाषाओं की सीमा पर अवस्थित जनसंख्या या समुदाय संरचना में होने वाले परिवर्तन को संदर्भित करता है। तो ये एज इफेक्ट होता है। एज इफेक्ट क्या मतलब, जो ये इकोटोन आप लोगों ने इकोलॉजी में बहुत फ्रिक्वेंटली सुना होगा, तो इकोटोन होता है, वही इसी को कहते हैं। जैसे हमारा जो समुद्री वो है, हमारा जैसे तटीय क्षेत्र होता है, उसमें क्या होता है, दो समुदाय होते हैं, एक तो तुम्हारा मैग्रोव होता है और एक वेटलैंड होता है। तो उसी का जो संक्रमण क्षेत्र होता है, इसी के बारे में ये बताया गया, इसी को एज इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। इसमें थर्ड आंसर क्वेश्चन है, मैग्रो में होने वाली निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन जल भराव की स्थिति में जीवित रहने में उनकी सहायता करते हैं। तो फर्स्ट है वायवीय जड़, और सेकंड है जनन की जरायुजता विधि, थर्ड है कि पत्तियों में लवण ग्रंथियां, और फोर्थ है वातरंध्रीय छाल।
तो ये चारों हमारे सही हैं, इसका डी ऑप्शन सही है। ये चारों जो है जल भराव की स्थिति में जो पौधे को एक मतलब स्थिरता प्रदान करते हैं उसे जीवित रहने में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा गया है कि हाल ही में सुर्खियों में रही ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट 2020 जारी की गई है। तो किसने जारी की है? फर्स्ट ऑप्शन है विश्व आर्थिक मंच, बी है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, सी है विश्व बैंक, या डी है फिर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो इसका ए ऑप्शन सही है। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होता है, विश्व आर्थिक मंच, यही जारी करता है ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स। और इसमें जो टोटल 82 कंट्री हैं, और जो बात करें कि इसमें रैंक फर्स्ट किसकी आई है, तो जो इस कैनेडियन कंट्री होती हैं उसमें डेनमार्क, जो इस कैनेडियन कंट्री हैं वो जो हमारा डेनमार्क की पास जो कंट्री हैं, जैसे फिनलैंड हो गया, ये सारी कंट्रियाँ वहाँ पे हैं, वही हैं यूरोप की। और उसमें इंडिया की रैंक की बात करें तो इसमें 76 रैंक इंडिया की आई है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट में। तो इसमें कहा गया कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में सप्त मातृका संदर्भित करता है। तो उसका बताना है सप्त मातृका के बारे में कि कौन सबसे उसका उपयुक्त डिफिनीशन देता है। तो फर्स्ट है कि विजयनगर शासकों की 7 दरबारी कवियों के समूह को कहते थे, 7 देवियों के समूहों को, जिनमें से प्रत्येक प्रकृति के एक महत्व का प्रतिनिधित्व करता है। सी ऑप्शन है 7 मात्र देवियों के समूह को, जिनमें प्रत्येक किसी देवी की संगिनी है। और डी ऑप्शन है चोल राजवंश के शासनकाल में विभिन्न विभागों के प्रभार 7 मंत्रियों के परिषद के समूह को कहते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है सी सही है। जो 7 मात्र देवियों के समूह को कहते हैं, इसमें प्रत्येक किसी देवता की संगिनी हुआ करती थी। इसमें 7 देवियाँ कौन थी? जैसे ब्राह्मणी ब्राह्मण की हुआ करती थी, महेश्वरी महेश की हुआ करती थी, कौमारी है, वैष्णवी है, बाराही है, और इंद्राणी है, चामुंडी है। इन्हीं 7 के बारे में इसमें बात की गई है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें आजीविक संप्रदाय के संदर्भ में पूछा गया है कि आजीविक संप्रदाय के संदर्भ में निम्नलिखितों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है, इसका केंद्रीय विचार था कि मानव के कार्य उसके स्वयं के कर्म और अंततः उनकी नियति को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सेकेंड है, इसकी स्थापना मक्खल गोसल ने की थी। थर्ड है, आजीविक संप्रदाय से संबंधित बराबर की गुफाएं यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल हैं। तो हमारा ये तो इसमें गलत हो गया, क्योंकि स्वयं कर्म पे आधारित ये नहीं था, ये नियतिवादी सिद्धांत पे आधारित था कि मतलब नियति मतलब अपने भाग्य पर आधारित था, उसी के आधार पर निर्धारित होता था उसकी भूमिका, ठीक है। तो ये हमारा पहला गलत हो गया इसमें, और ये 2 और 3 हमारे सही हैं, क्योंकि मक्खल गोसल ने इसकी स्थापना की थी और यूनेस्को में है। और ये जो आजीविक संप्रदाय की जो ये थी गुफाएं हैं, इन्हें अशोक के शासनकाल में बनवाया गया था। इनको बराबर की गुफाओं में इनको दान दिया गया था, ठीक है। तो उसके बारे में भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो हमारा इसमें ऑप्शन बी सही हो गया। ये 2 और 3 दोनों सही हैं, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि 7 क्वेश्चन में संविधान के अंतर्गत कोई व्यक्ति संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए निरर्ह होगा। तो उसके बारे में बताया गया कि उनकी जो अयोग्यता है उसके बारे में बताना है। तो फर्स्ट है कि वह लाभ का कोई पद धारण करता हो, और ये संविधान के अंतर्गत में पूछा गया है, तो उसके बारे में याद रखना। वह चुनावी अपराधों का दोषी पाया जाता है। थर्ड है, वह निर्धारित समय के भीतर अपने चुनावी व्यय का विवरण देने में विफल रहता है। वह अनुमोदित दिवालिया है। तो इसमें जो है इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, और जो 4th ऑप्शन ये सही है। तो हमारा 1 और 4 सही, डी ऑप्शन इसका सही हो गया। और क्योंकि जो हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल 102 में इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है, कि उसकी निरर्हता के बारे में जो संसद के सदस्य होते हैं। और अगर ये चुनावी और इसके बारे में बात करें, चुनावी अपराध का दोषी और निर्धारित समय के भीतर चुनाव का जो व्यय होता है, ये हमारा ये भी निरर्हता के लिए है। लेकिन ये क्या होता है, जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है 1951 का, रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के अंतर्गत उसके अंतर्गत इसको अयोग्य घोषित किया जाता है, ठीक है। ये चुनाव आयोग और राष्ट्रपति की उससे किया जाता है। तो इसका ध्यान रखना आप लोग। तो 2 और 3 हमारा सही नहीं है, इसमें 1 और 4 सही है, ठीक है। चलते नेक्स्ट पे। इसमें संगम साहित्य में कील कड़ुक ग्रंथ संबंधित है, ये बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि समाज में विभिन्न सामाजिक समूहों के लिए आचार संहिता के निर्देश
बी है शासकों के वीरतापूर्ण कार्यों के वर्णन और महिमा मंडन से है। सी है कि तमिल व्याकरण और साहित्यिक रचनाओं से संबंधित प्रारंभिक जानकारी है। डी ऑप्शन है पांड्य राज्य की सामाजिक आर्थिक स्थिति का वर्णन है। तो इनके बारे में बताना है कि कौन सा हमारा ये ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, जो समाज में विभिन्न सामाजिक समूहों के आचरण और संहिता का निर्देश था, उसी के बारे में ये बात करता है, जो कील कलुक्कड़ ग्रंथ है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे जो इसे दूसरे नाम से बोलते हैं कि इसमें 18 लघु ग्रंथ पाए गए हैं, और ये जो संगम साहित्य का जो है दक्षिण भारत में एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जो इतिहास के बारे में जानकारी देता है, और इसकी रचना जो है 300 से 600 ईसा पूर्व के मध्य हुई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। मैं हाल ही में क्या हो जा रहा है, इसमें कहा गया है हाल ही में नीति आयोग द्वारा भारत में ऊर्जा संकट समाधान हेतु मेथेनॉल अर्थव्यवस्था का समर्थन किया गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा मेथेनॉल के संबंध में सही है, ये बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है मेथेनॉल में पेट्रोल की तुलना में कम ऊर्जा घनत्व होती है। मेथेनॉल के उपयोग के दौरान उत्सर्जित CO2 को मेथेनॉल उत्पादन के लिए पुनर्चक्रित किया जा सकता है। और थर्ड है कि भारत में पेट्रोल में मेथेनॉल मिश्रण का प्रतिशत लगभग 5% है। तो इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन जो है हमारा जो फर्स्ट है ये सही है। मेथेनॉल पेट्रोल की तुलना में कम ऊर्जा घनत्व इसमें होती है, तो सभी जानते हैं, वरना मेथेनॉल ही ना यूज करते। और ये सेकेंड वाला ये भी हमारा सही है, मेथेनॉल उपयोग के दौरान CO2 की मेथेनॉल उत्पादन के पुनर्चक्रण किया जा सकता है, तो ये भी सही है। लेकिन ये थर्ड वाला नहीं सही है, इसमें 5% जो कहा गया है, तो 5% नहीं, अभी तो लगभग 6%, 6.5% किया जाता है यहाँ, और आगे इससे ज़्यादा भी करना है, 10% के ऊपर किया जाना है। ठीक है, और ये जो 5% का था, ये 2003 में जो मेथेनॉल कार्यक्रम किया गया था, जो प्रोजेक्ट लाया गया था, उसके अंतर्गत 5% का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड वाला गलत हो गया, और हमारा जो है 1 और 2 स्टेटमेंट सही है। तो देख लेते हैं कौन, बी ऑप्शन हमारा सही, नहीं सी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, नहीं 1 और 2 मतलब डी ऑप्शन सही है। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही है, 1 और 2 चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में कहा गया है कि पर्वतों के संदर्भ में ग्रीवाखंड शब्द जुड़ा हुआ है, तो किससे जुड़ा हुआ है ये देख लेते हैं। तो ए ऑप्शन है अपशिष्ट पर्वतों से, बी है ब्लॉक पर्वतों से, सी है ज्वालामुखी पर्वतों से, और डी है वलित पर्वतों से। तो इसका डी ऑप्शन सही है, जो वलित पर्वत थे उनसे जुड़ा हुआ है ग्रीवा शब्द। चलते हैं नेक्स्ट पे। इसमें कहा गया कि वित्त संबंधी स्थायी समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है, यह भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों से संबंधित वित्तीय मामलों की जांच करती है। बी है समिति के अध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लोकसभा सदस्यों से नियुक्त किया जाता है। तो ये तो सही है कि हमारा लोकसभा अध्यक्ष से ये नियुक्त किया जाता है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। लेकिन ये हमारा सही नहीं, सभी मंत्रालयों का ये नहीं करती है। ये क्या करती है, कितने मंत्रालय अभी हम बता देते हैं। इसमें पहला होता है वित्त मंत्रालय की ये जांच करती है, कारपोरेट मंत्रालय की, योजना मंत्रालय की, और सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय, 4 मंत्रालयों की ये जांच करती है, जो है ठीक है, उन मामलों की जांच करती है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पे। और इसमें अगर सदस्यों की बात करें तो इसमें 31 टोटल सदस्य होते हैं, 21 आते हैं लोकसभा से और 10 आते हैं राज्यसभा से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। इसमें संक्रमण महामारी की उत्पत्ति का प्रकोप प्रायः अल्पावधि के बाजारों और अर्थव्यवस्थाओं की गंभीर खतरा की बाजारों और अर्थव्यवस्था हेतु गंभीर खतरा उत्पन्न करता है। इस संदर्भ में कोरोना वायरस के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ये बताना है। तो देख लेते हैं कौन कोरोना वायरस से संबंधित नहीं है। आर्थिक बाजार के संबंध में, तो भारतीय बाजार में कपास की कीमतों में कमी आई, गिरावट आई है। भारत के रत्नों और आभूषणों के निर्यात में गिरावट आई है। भारतीय बाजार में सोयाबीन की कीमतों में गिरावट आई है, और कच्चे तेल के कीमतों में वृद्धि हुई है। तो ये तो गलत हो गया, वृद्धि नहीं हुई यहाँ, तो मतलब कमी हुई है। क्रूड ऑयल जो है उसमें तो कमी आई है, और इसमें ये गिरावट आई, ये भी सही है, ये भी सही, ये तीनों हमारे सही हैं। तो डी हमारा गलत हो गया। ठीक है, तो यही हमारा सही ऑप्शन हो गया डी। ठीक है, तो हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो गया क्योंकि गलत पूछा गया है।
और इसमें तो अभी देखा था कि कोरोना वायरस के तो चलते सब ट्रांसपोर्ट तो ठप ही हो गया था, तो क्रूड ऑयल की ज़्यादा मांग नहीं रह गई, डीजल पेट्रोल की जब मांग नहीं रह गई तो वह ऑब्वियसली घटनी थी। और उसके साथ साथ वो रसिया और सऊदी अरब वाला जो क्राइसिस चल रहा था उसकी वजह से और ज़्यादा ये मतलब डाउन प्राइस होते हैं। इवन यहाँ तक कि $20 पर बैरल से भी नीचे आ गया था इसका मूल्य, ठीक है, क्रूड ऑयल का। चलते नेक्स्ट पे। इसमें कहा गया ओस निर्माण के हेतु निम्नलिखित अवस्थाओं में से कौन सी आवश्यक है। तो फर्स्ट है कि मेघाच्छादी आकाश या प्रबल पवनी। थर्ड है उच्च सापेक्ष आर्द्रता। तो इसमें मेघाच्छादन की तो ज़रूरत होती नहीं, इसमें केवल 3 ऑप्शन सही है, उच्च सापेक्ष आर्द्रता और प्रबल वायु की होंगी तब भी ओस नहीं बनेगी, उससे वाष्पोत्सर्जन हो नहीं पाता, होता है लेकिन वो अब उतना वाष्पित हो जाता है वायु में। और मेघाच्छादन होता है तब तो टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, तो उससे जो है वो बादलों के ऊपर गैस नहीं जाती है, तो उससे भी जो वाष्पोत्सर्जन नहीं हो पाता है, टेम्परेचर नीचे आता ही नहीं, टेम्परेचर बना रहता है मेंटेन, क्योंकि उसके लिए टेम्परेचर का कम होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए देखो, उसके लिए हम बता दें कौन कौन सी आपको कंडीशन होनी चाहिए। पहली तो साफ़ आकाश होना चाहिए, शांत वायु होनी चाहिए और ठंडी और लंबी रातें होनी चाहिए, तभी तो मतलब वो बनेगा। और ओस जो है हिमांक बिंदु के नीचे ही जब आता है तापमान तभी तो बनता है, तो ये उसके लिए होनी चाहिए आदर्श अवस्थाएं। चलते नेक्स्ट पे। इसमें कहा गया है कि महासागरों में लवणता के क्षैतिज विवरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है, ये बताना है। फर्स्ट है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा लाए गए लवणीय जल के कारण सागर में सामान्य से अधिक लवणता पाई जाती है। तो उत्तरी सागर में सामान्य से अधिक लवणता पाई जाती है। सेकेंड है नदियों द्वारा लाए गए ताजे जल के कारण काला सागर में सामान्य से कम लवणता पाई जाती है। तो ये भी सही है और ये भी सही है, क्योंकि जो काला सागर है इसमें जब नदियाँ आके गिरती हैं तो उसमें कम होती है, इसी के अपेक्षा अगर भूमध्य सागर में देखा जाए तो उसमें ज़्यादा लवणता पाई जाती है। और ये अटलांटिक महासागर की बात करें तो इसमें जो उत्तरी सागर है उसमें जो हमारा इधर का क्षेत्र है, ये भूमध्य सागर से जो ये प्रवाह चलती है अटलांटिक प्रवाह, और ये चलते चलते जब वहाँ उत्तरी सागर में जाती है तो वही ये लवणता बढ़ा देती जाकर है, ठीक है। क्योंकि जो लवणता जो है हमारे विषुवतीय क्षेत्र में ज़्यादा पाई जाती है और ध्रुवों की तरफ कम पाई जाती है, लेकिन ये जब प्रवाह चलते हैं तो ये लवणता इधर से उधर मूव करती रहती है, इसीलिए वहाँ ज़्यादा हो जाती है। तो हमारा इसका ऑप्शन सी सही हो गया, दोनों सही हैं इसमें। चलते नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में कहा गया है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। तो ये पूछ रहे हैं कि राज्य गंगा नदी बेसिन का भाग हैं, तो कौन से मतलब हैं इसमें ये बताना है। तो ये चारों जो है गंगा नदी बेसिन के भाग हैं, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो गया। और इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल भी इसके बेसिन के भाग हैं, ठीक है। चलते नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में कहा गया है कि भारतीय राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है विशेष अभिभाषण प्रतिवर्ष बजट सत्र के प्रारंभ में आयोजित किया जाता है। सेकेंड है यह एक संसदीय परंपरा है जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है। थर्ड है राष्ट्रपति एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों को संबोधित करता है, मतलब एक साथ दोनों संसद को संबोधित करता है। तो ये तो हमारा सही है, संसद को दोनों साथ संबोधित करता है। और ये भी हमारा सही है कि अभिभाषण जो है प्रथम सत्र के प्रथम प्रारंभ के लिए ये किया जाता है। लेकिन ये जो कहा गया तो हमारा एक और तीन, तो हमारा मतलब 1 और 3 ए ऑप्शन सही हो गया। लेकिन जो ये कहा गया ये गलत है, क्योंकि हमारे आर्टिकल 87 में इसका उल्लेख किया गया साफ साफ, ठीक है, तो ये गलत हो गया। चलते नेक्स्ट पे। डीएनए की क्षति के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है डीएनए की क्षति को उत्परिवर्तन भी कहा जाता है। और सेकेंड है डीएनए की क्षति के परिणाम स्वरूप डीएनए में भौतिक असमानताएं उत्पन्न हो जाती हैं। थर्ड है क्षतिग्रस्त डीएनए की मरम्मत के लिए क्रिस्पर तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन है हमारा ये तो सही है, हमारा ये भी सही है कि नहीं ये सही है, ये गलत हो गया। क्योंकि जो डीएनए की क्षति होती है उसे उत्परिवर्तन नहीं कहा जाता। डीएनए की क्षति क्या होती है कि जो उसका सिंगल या डबल बैंड स्ट्रैंड ब्रेक होता है वो ब्रेक हो जाता है, उसके बारे में कहा गया है। लेकिन और ये जो भौतिक ये डीएनए क्षति जो होती है ये भौतिक असमानताएं प्रस्तुत करती है, ठीक है, उत्पन्न करती है। लेकिन जो ये डीएनए उत्परिवर्तन की बात करता है तो ये जो डीएनए के क्षार होते हैं उनके अनुक्रम में परिवर्तन करता है। जैसे
एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिल होता है उनमें परिवर्तन करता है, उसे उत्परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो और क्षारीय मरम्मत के लिए क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया ही जाता है। इसमें Cas9 तो बहुत फेमस है कि जहाँ भी कोई त्रुटि होती है उसमें, तो उसी को वहाँ से उसको हटा के और उसे वहीं रिप्लेस कर दिया जाता है, इसी को क्रिस्पर टेक्नोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। तो हमारा 1 और 3 इसमें सही है, ये वाला गलत हो गया सेकेंड वाला, और नहीं, फर्स्ट वाला गलत हो गया, सेकेंड और थर्ड सही है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है इसका। चलते हैं नेक्स्ट पे। इसमें कहा गया कि मीथेन वैश्विक तापन क्षमता युक्त एक प्रबल ग्रीन हाउस गैस है, निम्नलिखित में से कौन मीथेन उत्सर्जन के स्रोत हैं। तो फर्स्ट है धान का खेत, सेकेंड है पशु उत्पादन प्रणाली, थर्ड है मिथेनोट्रॉपिक जीवाणुओं की उच्च सांद्रता युक्त मृदा। तो इसमें ये भी ऑप्शन सही, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये सही नहीं है। तो हमारा 1 और 2 ए ऑप्शन सही है, क्योंकि मिथेनोट्रॉपिक जीवाणु जो होते हैं ये मीथेन सिंक करते हैं, मतलब मीथेन का भक्षण करते हैं, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया, लेकिन ये धान के खेत और पशु उत्पादन से इससे होता है। इसके साथ साथ जो आर्द्र भूमियाँ होती हैं हमारी, दीमक द्वारा जो कार्बनिक उसकी क्षति की जाती है, और ज्वालामुखी होते हैं, इनसे भी ये मीथेन उत्पन्न होती है, ठीक है। चलते नेक्स्ट पे। इसमें कहा गया उत्प्रेषण रिट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है, यह रिट उच्चतर उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को उसके पारित वाद अपने पास स्थानांतरित रखने या किसी वाद में उसके आदेश को निरस्त करने के लिए जारी किया जाता है, या व्यक्तियों के अधिकार को प्रभावित करने वाले न्यायिक और प्रशासनिक अधिकरणों को विरुद्ध जारी किया जाता है। तो दोनों ये सही है हमारे, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही है ये, और ये आर्टिकल 32 के अंतर्गत ये जो 5 रिट जारी किए जाते हैं उसी के अंतर्गत उत्प्रेषण आता है, ठीक है। चलते नेक्स्ट में। इसमें गुरु तेग बहादुर के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है, ये औरंगजेब के समकालीन थे। बी है, एकमात्र सिख गुरु थे जिनकी शिक्षाएं या शब्द गुरु ग्रंथ साहिब का भाग नहीं है। तो इसके और थर्ड है, उन्होंने अनुयायियों को ईश्वर की सर्वोच्चता से संबोधित शिक्षा देने के लिए खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो इसमें ये तो खालसा पंथ की स्थापना ये तो गलत हो गया, क्योंकि इन्होंने नहीं, गुरु तेग बहादुर ने नहीं, इसकी तो जो ये खालसा पंथ था इसकी स्थापना तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। और ये शिक्षाओं की बात करें तो इसमें ये एकमात्र नहीं है, इनके अलावा और भी गुरु थे। इनकी मतलब इनकी गुरु ग्रंथ साहिब में इनकी गुरु तेग बहादुर की शिक्षाओं को संकलित किया गया था। इनके साथ साथ गुरु नानक, गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास और रामदास को भी सम्मिलित किया गया था इसमें, ठीक है। और ये वाला ऑप्शन हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, या औरंगजेब के समकालीन थे, तो ये वाला सही है, और ये दोनों हमारे गलत हो गए, तो ए ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। चलते नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। तो नृत्य शैलियाँ हैं और संबंध परंपराएँ दी गई हैं। तो कच्चीपुड़ी, यक्षगान, भरतनाट्यम, एकहार्य, लास्य और उड़ीसी, गौतीपुआ, तो ये तीनों हमारी सही हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही है, ये तीनों सही हैं हमारी, ठीक है। और ये कच्चीपुड़ी जो होता है ये एक नाटक है, नृत्य नाटक है। और एकहारी की बात करें तो ये एक एकहारी प्रदर्शन होता है, मतलब एक के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और उड़ती जो उड़ीसा ये गोतीपुआ है, इसकी बात करें तो इसमें शिव तांडव का नृत्य किया जाता है। और ये नाटक शास्त्र की बात करें तो किसने इसका रचना की थी, तो ये भरत मुनि जो थे उन्होंने इनकी रचना की थी, ठीक है। चलते नेक्स्ट पे। इसमें नेक्स्ट में कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए, दिए गए कूट की सहायता से बताना है कि कौन सा मतलब सही है, इसमें बताना है। तो फर्स्ट है, गदर आंदोलन का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्र भारत गणराज्य की स्थापना था। 1857 के विद्रोह की स्मृति में एक साप्ताहिक समाचार पत्र गदर प्रकाशित हुआ था। तो इसका ऑप्शन बी सही है, ये दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, ठीक है। और ये गदर पार्टी की स्थापना की बात करें तो 1913 में ये इसकी स्थापना की गई थी। 1913 में ये यूएसए और कनाडा में, ठीक है, लाला हरदयाल के नेतृत्व में। और इसके जो अन्य सहभागी नेता थे उसमें रामचंद्र, सोहन सिंह भकना और भगवान दास भी इसमें सम्मिलित थे, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट में। इसमें कहा गया कि 15वें वित्त आयोग के संबंध में प्रयुक्त समय अंतराल मापदंड को संदर्भित कीजिए। तो इसको संदर्भित कर लेते हैं, क्या है देख लेते हैं। तो इसमें कहा गया है कि जो राष्ट्रपति प्रति व्यक्ति आय और राज्य के प्रति व्यक्ति के मध्य अंतर को, सेकंड है किसी राज्य के प्रति सकल राज्य घरेलू उत्पाद
जीएसडीपी और उच्च प्रति व्यक्ति जीएसडीपी वाले राज्य के प्रति व्यक्ति जीएसडीपी के मध्य अंतर को प्रदर्शित करता है कि उच्च राष्ट्रीय पर बीपीएल परिवारों का औसत आय और राज्य के बीपीएल परिवारों के औसत आय के मध्य अंतर है। थर्ड है कि इसमें बताया गया है कि निम्नतम राजकोषीय घाटे वाले राज्य की प्रति व्यक्ति आय को राज्य के प्रति व्यक्ति आय के अंतर को प्रदर्शित करता है। तो इसमें जो ये बताया गया है इसका बी ऑप्शन सही है, क्योंकि जो ये होता है 15वें वित्त आयोग द्वारा जो प्रयुक्त आय अंतराल मापदंड है ये किसी राज्य के प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी और उच्च प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद राज्य के प्रति व्यक्ति के मध्य अंतर को दर्शित करता है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही है। और ये जो 15वां वित्त आयोग था वो एनके सिंह की अध्यक्षता में इसका गठन हुआ है। ये आर्टिकल 280 के नहीं हाँ, इसका जो वित्त आयोग होता है इसको आर्टिकल 280 के अंतर्गत प्रत्येक 5 वर्ष में गठित किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए आई स्टेम पोर्टल का उद्देश्य फर्स्ट है शोधकर्ताओं को उसके अनुसंधान एवं विकास कार्यों के लिए आवश्यक सुविधाओं का पता लगाने के लिए जानकारी प्रदान करना। सी स्टेम सेल अनुसंधान में कार्यरत वैज्ञानिकों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना। सी किशोरियों को शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। डी है नागरिकों को निःशुल्क वाहनी एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना। तो इसका ऑप्शन ए सही है, जो शोधकर्ताओं को उसके अनुसंधान एवं विकास कार्यों के लिए आवश्यक सुविधा का पता लगाने के लिए जानकारी प्रदान करना। स्टेम सेल होता क्या है, एक्चुअली क्या है कि ये इसका जो फुल फॉर्म की बात करें तो उसी में इसका ये आंसर छुपा हुआ है। इसका होता है इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटी मैप के बारे में ये बात करता है, यही इसको जो प्रदान करेगा। और ये एजुकेशन और इंडस्ट्री में जो रिसर्च और डेवलपमेंट है उसी पे फोकस देगा। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट पे। इसमें कहा गया है कि विशिष्ट और मतलब विशिष्ट यानी स्पेसिफिक और मूल्यानुसार मतलब एड वैलोरम के कर संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है विशिष्ट कर आयातित वस्तु के मूल्य पर उद्हित मतलब उस पर किया जाता है, जबकि मूल्य अनुसार कर की गणना आयातित वस्तुओं की भौतिक मात्रा पर की जाती है। सेकेंड है विशिष्ट कर मूल्यानुसार कर की तुलना में अधिक प्रगतिशील है। तो ये गलत है कि जो विशिष्ट कर जो मूल्यानुसार कर की तुलना में अधिक नहीं, ये जो विशिष्ट कर जो मूल्यानुसार कर होता है ये विशिष्ट कर की तुलना में जो है प्रगतिशील होता है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। और ये जो विशिष्ट कर की बात करते हैं, जो स्पेसिफिक टैक्स की बात करता है, ये मूल्य अनुसार पर नहीं, ये भौतिक अवस्था पर लगाया जाता है, भौतिक मात्रा पर लगाया जाता है, किसी वस्तु की भौतिक मात्रा पर लगाया जाता है। और एड वैलोरम जो होता है ये किसी की मूल्यानुसार मूल्य पर मतलब किसी वस्तु की मूल्य पर लगाया जाता है, जितना मूल्य होगा उसी के हिसाब से उसको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, और ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिए। तो इसका ऑप्शन हमारा डी सही होगा, इनमें से कोई सही नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस कृषक विद्रोह के कारण औपनिवेशिक सरकार को आदिवासियों की भूमि को गैर आदिवासियों को हस्तांतरित किए जाने के प्रतिबंधित करने वाला कानून बनाना पड़ा? तो इसका ऑप्शन ए फर्स्ट है कि मुंडा विद्रोह, सेकेंड है संताल विद्रोह, थर्ड है फराइजी विद्रोह। तो इसका ऑप्शन ए सही है, जो मुंडा और संथाल थे इन्हीं के अंतर्गत बनाया गया था उनको, क्योंकि जो वो डिकूज होते थे, जो मतलब बाहर के लोग आते थे और उनकी ज़मीन को छिद लेते थे, मतलब उनकी ज़मीन को पर कब्जा कर लेते थे, उसी के लिए इन्होंने विद्रोह किया था बिरसा मुंडा ने, जो 1855 नहीं 1800 जो ये बिरसा मुंडा वाला था ये 1899 से 1999 के बीच ये है बिरसा मुंडा के नेतृत्व में किया गया था। और ये जो तुम्हारा संथाल विद्रोह की बात करें ये 1855 से 56 में किया गया था सिंधु और कानू के नेतृत्व में। ठीक है, तभी बनाया गया था, एक एक्ट बनाया गया था, ये एक्ट का नाम था छोटा नागपुर काश्तकारी एक्ट 1908। ठीक है, छोटा नागपुर काश्तकारी एक्ट 1908 बनाया गया था, जिसके अंतर्गत दिकियों को वहाँ की जो ज़मीन थी उस पर कब्जा करने का अधिकार समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, चलते नेक्स्ट पे।
इसमें चित्रकला और राज्य के बारे में बताना है कौन किससे संबंधित है। तो काम काल मेजुथु केरल, सोहराई झारखंड और पैटकर पश्चिम बंगाल, तो ये तीनों सुमेलित हैं, तो ऑप्शन डी हमारा सही है, ठीक है। और ये कामजेथु की बात करें तो ये केरल में जो फर्श पर काली और भगवान अयप्पा के चित्र बनाए जाते हैं उनके बारे में बात करती है, उस चित्रकला के बारे में। और ये सोहराई की बात करें तो ये झारखंड में वन्य जीवों के की जो चित्रकारी बनाई जाती है उसके बारे में बात करता है। और जो ये पैटकर होता है, ये पैटकर क्या होता है कि जो मानव जीवन की दैनिक क्रियाओं हैं उसके बारे में चित्रकारी की जाती है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। चलते नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में कहा गया है कि संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किसके लिए जनसंख्या का एक कारक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ये बताना है कि मतलब जनसंख्या का एक कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट है वित्त आयोग द्वारा अंगीकृत फंड वितरण फार्मूले के लिए, लोकसभा की संरचना के लिए, विधानसभा की संरचनाओं के लिए, और राज्य विधानसभा में अनुसूचित और अनुसूचित जनजातियों की सीटों के आरक्षण के लिए। तो हमारा इसमें ऑप्शन बी सही है, क्योंकि जो ये लोकसभा की संरचना है इसके लिए, और विधानसभा की संरचना और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों की सीटों के आरक्षण के लिए। लेकिन ये वित्त आयोग के द्वारा जो फंड है इसके लिए ये यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। चलते नेक्स्ट में। मध्यकालीन भारत के दौरान हिंद इस्लामी वास्तुकला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि मस्जिदों की दीवारों के अलंकरण के लिए प्रायः मनुष्यों और पशुओं की आकृतियों का निरूपण किया जाता है। सेकेंड है व्यापक पैमाने पर प्रयुक्त मेहराब और गुंबद पद्धत तुर्की आविष्कार हैं। तो ये तुर्की आविष्कार नहीं थे, ये रोम के थे, ठीक है। रोम के आविष्कारक ये गुंबद और मेहराब थे, और इसे अरबों द्वारा भारत में इस्टेब्लिश किया गया था। और ये जो बात करता है अलंकृत की बात करता है, तो इसमें जो ये तुम्हारा जो इसने कहा है कि पशुओं और मनुष्यों के, तो नहीं, इसमें कुरानों की जो आयतें होती थी, उन्हीं को ज्यामितीय आकार में उनका प्रयोग किया जाता था, और वनस्पतियों का इस पर आकृतियों का किया जाता था, ना कि मनुष्यों और पशुओं को, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही हो गया, इसमें से कोई सही नहीं है। चलते नेक्स्ट में। भारतीय उपग्रह इनसाइट, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह इनसाइट प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यह एक भारत की संचार प्रणाली है जिसके अंतर्गत उपग्रहों को निम्न भूकक्षा में प्रक्षेपित किया जाता है। सेकेंड है इसका उपयोग दूरसंचार, मौसम पूर्वानुमान, आपदा क्षेत्र चेतावनी और खोज एवं बचाव अभियानों के लिए सेवा प्रदान करने के लिए किया जाता है। इसमें जो कि हेम सेट होता है एक, और एजू सेट है, कल्पना 1 है, इस प्रणाली के अंतर्गत प्रक्षेपित किए गए उपग्रह हैं। तो ये तो सही है हमारा कि आपदा के लिए होता है, पूर्वानुमान होता है, मौसम दूरसंचार के लिए होता है, और ये भी है हमारे हेमसेट, एजुसेट और कल्पना। तो हमारा 2 और 3 सही होगा, बी ऑप्शन इसका सही होगा। लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि जो निम्न भू कक्षा में कहा गया तो ये नहीं, ये निम्न भू कक्षा में नहीं होता, जीटीओ में होता है। जीटीओ में जियोसिंक्रोनस ट्रांसफ़र ऑर्बिट में होता है ये, मतलब भूतुल्यांक के कक्षा में होता है ये। तो ये आप लोग ध्यान रख सकते हैं। और ये अभी जनवरी 2020 में ही इसका जो है प्रक्षेपण किया गया है, एरियन 5 से फ्रेंच गुयाना के सैटेलाइट केंद्र से इसको प्रक्षेपित किया गया है, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट पेज में। कहा गया है कि राजकोषीय दायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम FRBM एक्ट 2003 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है आउटकम बजट को इस अधिनियम के भाग के रूप में प्रस्तुत किया गया है। सेकेंड है कुछ शर्तों के तहत वार्षिक राजकोषीय घाटे के लक्षण के विचलन की छूट दी गई है। यह सभी परिस्थितियों में केंद्र सरकार को RBI से उधार प्राप्तियों हेतु प्रबंधित करता है। तो ये इसमें बताना है कि कौन सा सही है इसमें। तो ऑप्शन हमारे ABCD दिए हुए हैं, तो इसके बारे में बताना है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, केवल सी सही है, केवल 2 इसमें सही है स्टेटमेंट हमारा, क्योंकि ये जो है राजकोषीय लक्ष्यों को विचलन के लिए छूट देता है, क्योंकि क्या होता है कि ये अभी इसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट किया गया है, इसीलिए ये न्यूज़ में था। और इसका लक्ष्य रखा गया है जो 2020 से 21 तक है, तो जो फिजिकल डिफिसिट है उसे 3% लाना है, ठीक है। और जो केंद्र सरकार का जो ये लोन होता है वो GDP का 40% करना है 24-25 तक, ठीक है।
और ये आउटकम बजट ये तो उसके बाद मतलब 2003 के बाद आया, ये 2005 में आया, इससे कोई इसका संबंध नहीं, बजट प्रस्तुत की ज़रूरत नहीं होती है इसमें। और आरबीआई भी इससे जो है उधार प्राप्तियों में प्रतिबंधित नहीं है, ठीक है, इसका कोई प्रोविज़न नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ उधार जो होता है उसका प्रोविज़न किया गया है, जैसे जो हमारा एक्ट के अंतर्गत नहीं, लेकिन वैसे जो अग्रिम उधार है वो आरबीआई से प्राप्त किए जा सकते हैं समकालिक के लिए, जैसे 90 दिन का वो हमको लोन दिया जाता है सरकार को, उसी के अंतर्गत, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट पे, जलोढ़ मृदा के खादर और बांगर प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, खादर बाढ़ के मैदान और डेल्टा क्षेत्रों में पाई जाती है, जबकि बांगर नदी घाटियों के उच्च क्षेत्रों में पाई जाती है। सेकेंड है कि बांगर मृदा की तुलना में खादर मृदा युवा प्रकार की जलोढ़ होती है। खादर मृतिका और गहरे रंग वाली होती है, जबकि बांगर रेतीली और हल्के रंग वाली होती है। तो ये तो गलत हो गया हमारा, क्योंकि जो खादर होती है उसको इसमें पलट दिया गया। खादर होती है जो हल्के और रेतीली और हल्के रंग वाली, और बांगर जो होती है वो गहरे और मृतिका में मिट्टी होती है, ठीक है। तो ये तो हमारा गलत हो गया और ये दोनों हमारे सही हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो गया हमारा। चलते नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में कहा गया, भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में अर्थो अग्रिम उपाय, मतलब मीन्स एंड एडवांसेस के बारे में बात कर रहा है। ये भारतीय राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना निधि अवसंरचना परियोजना के वित्त पोषण तंत्र को में भाग है। ये दोहरे कर वंचन समझौते DTAA के भाग के रूप में दोनों देशों के मध्य मौद्रिक आदान प्रदान का हिस्सा है। सी है, ये आरबीआई द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों को दिए गए अस्थायी ऋण है। डी है, ये वित्तीय संकट से उबारने के लिए IMF द्वारा दिए गए ऋण है। तो इसका सी ऑप्शन सही है, ये आरबीआई द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों को दिए गए अस्थायी ऋण होते हैं, ठीक है। तो इन पे ये ऋण होते हैं जो अस्थायी प्रकृति के लिए दिए जाते हैं सरकार को, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि वर्ल्ड डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो फर्स्ट है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य औद्योगिक डिजाइन संचालित नवाचार के ज्ञान को बढ़ावा देना है। यह इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ सोसाइटीज़ ऑफ इंडस्ट्रियल डिज़ाइन का उत्तरवर्ती संगठन है। थर्ड है, यह शहर संवर्धन संबंधी परियोजना वर्ल्ड डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन की एक पहल है। तो इसके बारे में बताना है कि कौन सा हमारा स्टेटमेंट सही है। तो ये तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, ठीक है, ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। और इसे बनाया किस लिए गया है कि ये मतलब इसीलिए बनाया ही गया है कि जो कैपिटल का जो है निर्माण करे, कि जो वर्ल्ड डिजाइन कैपिटल है उसका। और इसने अभी घोषित भी किया है, जो वेलेनेशिया है स्पेन की, उसे जो है 2022 के लिए वर्ल्ड डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन कैपिटल डिक्लेयर किया है। और बेंगलुरु में भी इसने पहचान की है कि मतलब बेंगलुरु को भी इसके लिए पहचान की गई है। आगे बेंगलुरु को भी घोषित किया जा सकता है इसके बारे में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसीलिए न्यूज़ में था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसका याद रखना आप लोग। चलते नेक्स्ट में, पत्तन और जहाज रानी उद्योग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, भारत में समुद्री परिवहन द्वारा मात्रात्मक रूप से भारत के 90% से अधिक बाह्य व्यापार को संचालन किया जाता है। सेकेंड है, पत्तन और बंदरगाह निर्माण एवं रखरखाव परियोजनाओं के लिए स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100% FDI की अनुमति है। तो ये दोनों हमारे सही हैं, ठीक है। और ये जो पत्तन के बारे में बात करें कि हमारी तटरेखा के आधार पर भारत का कौन सा स्थान है, तो हमारा 16वां स्थान होता है वर्ल्ड में हमारी तटरेखा के अंतर्गत। और इंडिया में 16 बड़े और 205 जो मंझले और छोटे बंदरगाह पाए जाते हैं इंडिया में। इसीलिए ये 90% नहीं 95% तक इसका जो है व्यापार, बाह्य व्यापार इनसे संचालित किया जाता है, ठीक है। चलते नेक्स्ट पे। में कहा गया है कि पारंपरिक चिकित्सा पद्धति पारंपरिक चिकित्सा की एक पद्धति के संबंध में निम्नलिखित गद्यांशों पर विचार करना है कि ये दिया गया, इसके बारे में बताना है। तो ये फर्स्ट है कि इसके बारे में देख लेते हैं। इसका
उद्भव यूनान में हुआ है। इसके अंतर्गत यह माना जाता है कि 4 शारीरिक द्रव्यों यथा रक्त, कफ, पीत, पीले और काले पित्त के माध्यम से संतुलन स्थापित करना स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। यह रोग उपचार में संगीत, सुखद, मनोहर दृश्य प्रभाव को मान्यता प्रदान करेगा। उपयुक्त में किसके बारे में कहा गया ये बताना है। फर्स्ट है यूनानी, सेकंड है आयुर्वेद, सी है कि प्राकृतिक चिकित्सा और डी है सेवा रिगपा। तो इसका ऑप्शन ए सही है, ये यूनानी के बारे में बात करता है, यूनानी ही इसके बारे में बात करता है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया सेना स्पेक्टाबेलिस नामक पौधा प्राय सुर्खियों में क्यों रहा है। यह भारत के दक्षिण राज्यों में देशज वनस्पतियों के लिए खतरा है। बी है इसका पूर्वोत्तर भारत की संस्कृत प्रथाओं में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। सी है यह हिमालय क्षेत्रों में खोजी गई एक नई प्रजाति, इसे IUCN द्वारा गंभीर रूप से संकटग्रस्त पादप प्रजाति के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। तो इसके बारे में बताना है। तो इसका ए ऑप्शन सही है, यह भारत के दक्षिणी राज्यों में देशज वनस्पति के लिए खतरा है। ये क्या है कि ये दक्षिण और मध्य अमेरिका के जो का मूल पौधा है, ये दलहन परिवार का पौधा है। ठीक है, और ये अभी जो ये हमारा नीलगिरी टाइगर रिजर्व है और मधुमलाई टाइगर रिजर्व है, उसमें इसकी बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका वर्चस्व पाया गया है, इसीलिए इसका ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, इसीलिए इसका किया गया है, इसको क्वेश्चन इसमें दिया गया है। ठीक है, चलते नेक्स्ट में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा अधोभौमजल पादप यानी फ्रियोफाइटा का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। तो फ्रियोफाइटा के बारे में बताना है। तो ये केवल उच्च लवणता वाले जलमग्न उगने वाले लवणशील पौधे होते हैं। बी है कि ये गहरी जड़ों वाले पौधे होते हैं जो अपने लिए आवश्यक जल की अधिकांश मात्रा सतह पर स्थित स्थायी जल स्रोतों से प्राप्त करते हैं। सी है ये अन्य पौधों पर उन्हें हानि पहुंचाए बिना वृद्धि करने वाले तथा वायु, वर्षा, अपर्दन की नमी और पोषक तत्वों से प्राप्त करने वाले पौधे होते हैं। डी है ये ऐसे पौधे जो कीटों के प्रजनन एवं उनके सेवन के माध्यम से पोषण प्राप्त करते हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही है, ये गहरी जड़ वाले पौधे होते हैं जो अपने आवश्यक जल की अधिकांश मात्रा सतह पर स्थित स्थायी जल के स्रोतों से प्राप्त करते हैं। और अगर इनकी ये लवणता वाले उच्च लवणता वालों की बात करें तो ये जो इन्हें हेलोफाइट कहते हैं। ठीक है, ये हेलोफाइट होते हैं। और अगर जो ये इनकी अन्य पौधों की हानि पहुंचाए बिना और मतलब वर्षा से और अपर्दन की नमी और पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, ये होते हैं एपीफाइट्स। और कार्निवोरस ये होते हैं जो कीटों का भक्षण करते हैं। ठीक है, चलते नेक्स्ट पे। इसमें कहा गया है कि चिकित्सीय परीक्षणों में एलिशा नैदानिक तकनीकी का उपयोग। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि चिकित्सीय परीक्षण में एलिशा नैदानिक तकनीकी का उपयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है ये बताना है। तो फर्स्ट है एलिशा जन प्रतिरक्षी परस्पर क्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह केवल जंतु ऊतक में संक्रमण कारकों का पता लगा सकता है। थर्ड है कि यह एलिशा और एलिशा का HIV और डेंगू रोगों को पता लगाने के उपयोग में किया जाता है। तो इसमें बताना है कि कौन सा सही है। तो हमारे जो है ये ऑप्शन इसका 1 और 3 सही है। ठीक है, लेकिन ये नहीं सही है, केवल जंतुओं में नहीं ये पौधों में भी होता है। तो हमारा 1 और 3 की बात करें तो सी ऑप्शन हमारा सही हो गया इसका। ठीक है, चलते नेक्स्ट पे। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए दिए गए, तो इनमें बताना है कि कौन सा सही है ये बताना। तो फर्स्ट है लोगों के पास नकदी में वृद्धि होने से मुद्रा गुणक में गिरावट आ सकती है। और आरक्षित नकदी निधि अनुपात में वृद्धि होने से मुद्रा गुणक में वृद्धि होती है। तो ये गलत है, ये वृद्धि नहीं होती, ये कमी हो जाती है। इसमें वृद्धि नहीं होती, इसमें कमी हो जाती है। तो ए ऑप्शन हमारा इसमें सही हो गया। चलते नेक्स्ट पे। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है ये बताना है। तो फर्स्ट है इसमें भारत को डोमिनियन स्टेटस प्रदान किया गया था। इसमें श्रमिकों के साथ साथ महिलाओं को भी पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इसमें भारतीय विधायिकाओं को अधिनियम को रूपांतरित या संशोधन करने का अधिकृत किया। तो ये अधिकृत ये भी नहीं किया था और डोमिनियन स्टेटस की भी इसमें कोई प्रावधान नहीं किया गया था, लेकिन ये महिलाओं और श्रमिकों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की बात की थी। तो ऑप्शन बी सही है हमारा, केवल 2।
चलते नेक्स्ट पे। इसमें कहा गया है कि भारत निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाइयाँ न्यायिक पुनर्विलेखन प्रतिरक्षित नहीं है। मतलब न्यायिक पुनर्विलेखन जो होता है जुडिशियल रिव्यू, उससे प्रतिरक्षित नहीं है, इसके बारे में बताया गया है। तो फर्स्ट है किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में वर्गीकृत करने का लोकसभा के अध्यक्ष का विनिश्चय। सेकेंड है 10वीं अनुसूची के अंतर्गत सदन के किसी सदस्य को निरर्ह घोषित करने का पीठासीन अधिकारी का विनिश्चय। थर्ड है राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका की अस्वीकृति। फोर्थ है संविधान की 9वीं अनुसूची में विनिष्ट प्रावधान। तो ये इन सभी का जो है इनका किसी को प्रतिरक्षण नहीं किया गया, सभी का जुडिशियल रिव्यू कर दिया गया है। ठीक है, 9वीं सूची का तो 2007 में जो कोहिलो वाद आया था उसके अंतर्गत कर दिया गया था। तो इन सभी को जो है किसी को प्रतिरक्षा प्रदान नहीं है, सबका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। तो ऑप्शन ए सही है इसका। ठीक है, चलते नेक्स्ट में। इसमें कहा गया कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके फर्स्ट है इसके उद्देश्यों में क्षेत्रीय असंतुलन कम करना, ग्रामीण रोजगार सृजन में वृद्धि करना सम्मिलित है। सेकेंड है इन्हें SLR आवश्यकताओं में छूट प्रदान की गई है। थर्ड है ये पूर्णता संबंधित राज्य सरकारों से के स्वामित्व में है। तो इसमें जो ये कहा गया है कि ये तो फर्स्ट तो हमारा सही हो गया इसमें, लेकिन SLR की छूट की बात करें तो इसमें ये छूट, इसको कोई छूट नहीं प्रदान की गई है, उसको सेम रखना पड़ता है। और राज्य स्तरों का स्वामित्व की बात करें तो नहीं, इसमें राज्य और केंद्र दोनों का स्वामित्व होता है, क्योंकि स्टेट का इसमें जो सेंटर का और स्टेट का और जो स्पॉन्सर बैंक होती है उसका सबका जो है डिवाइड होता है, क्योंकि 50% तो सेंटर का होता है और 15% आपका नहीं, जो 50% तो आपका हो गया इसका सेंटर का, और 15% जो है इसका होता है स्टेट का, और जो स्पॉन्सर करती है बैंक RRB को उसका 35% उसका हिस्सा होता है। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि हाल ही में सुर्खियों में रहा प्लास्टिक क्रिस्ट संदर्भित करता है। तो फर्स्ट है भूमि भराव के चतुर्दिश और उसके आसपास की ऊपरी मृदा में पर निर्मित हो रही प्लास्टिक की परत। बी है पेंट और वार्निश के उपयोग में की जाने वाली फिक्सेटर को उसमें इंडोर प्रदूषण। थर्ड है हाल ही में पहचाने गए प्लास्टिक निम्नीकरण के कवक को। थर्ड है तटरेखा की चट्टानों पर बढ़ रही प्लास्टिक की महीन परत को। तो डी ऑप्शन सही है। ये जो प्लास्टिक क्रिस्ट है ये तटरेखा की चट्टानों पर बढ़ रही प्लास्टिक महीन परत है, और ये अभी जो हमारा प्रशांत महासागर का सुदूर क्षेत्र है मेरियाना गर्त वहाँ देखी गई है। और अटलांटिक महासागर में बात करें तो ये जो मेडियार है पुर्तगाली एक द्वीप, वहाँ पे ये एक श्वेत और नीली प्लास्टिक की परत पाई गई है और वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो उसी के बारे में ये है, वो न्यूज़ में थी। ठीक है, तो इसको आप याद रखिए। चलते नेक्स्ट पे। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है कर्नाटक में वनाग्नि की सर्वाधिक घटनाएं हुई हैं, मतलब जो वन में आग लग जाती है उसकी सर्वाधिक घटनाएं हुई हैं कर्नाटक में। सेकेंड है देश में अभिलिखित वन क्षेत्र के संदर्भ में आर्द्र भूमियों का सर्वाधिक क्षेत्रफल पश्चिम बंगाल में है। और थर्ड है कि भारतीय वन क्षेत्र ने प्रथम बार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जैव विविधता का त्वरित मूल्यांकन किया है। तो इसके बारे में बताना है। तो तो ये वनाग्नि की बात करें तो ये तो मिजोरम में सबसे ज़्यादा हुई हैं, तो ये तो हमारा गलत हो गया। ठीक है, और ये जो कह रहा है कि पश्चिम बंगाल में, नहीं, ये गुजरात में सबसे ज़्यादा जो है आर्द्र भूमियाँ पाई जाती हैं, और ये सभी राज्यों में नहीं, 2 राज्यों को छोड़कर ये किया गया। तो इनमें से कोई हमारा ऑप्शन सही नहीं है, डी ऑप्शन सही हो गया इसका। ठीक है, कोई स्टेटमेंट सही नहीं। चलते नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में कहा गया है कि संपीड़ित बायोगैस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है CBN मतलब संपीड़ित बायोगैस। CBG नगर पालिका ठोस अपशिष्ट के अवयविक अपघटन की प्रक्रिया के माध्यम से उत्पादित होती है। यह मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और सूक्ष्म मात्रा में अन्य गैसों से युक्त बायोगैस का एक समृद्ध रूप है। तो इसके बारे में बताना है कि कौन सा सही है। तो हमारा जो ऑप्शन है ये इसका केवल जो हमारा ऑप्शन है इसका बी सही है, दोनों सही हैं, क्योंकि जो संपीड़ित गैस होती है ये कचरे से बनाई जाती है। ठीक है, और इसमें मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें होती है, और इसमें जो
बात करें कि इसकी प्रकृति क्या होती है, तो जैसे CNG होती है उसी के समान इसमें गुण होते हैं और कैलोरी मान भी इसका समान होता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भ्रष्टाचार के विरुद्ध में संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। तो फर्स्ट है, यह एक विधिक रूप से बाध्यकारी एकमात्र सार्वभौमिक भ्रष्टाचार रोधी प्रपत्र है। सेकेंड है, अभिसमय में परिसंपत्ति वसूली का प्रावधान जो उचित स्वामियों को परिसंपत्तियां लौटाने की अनुमति प्रदान करता है। तो ये हमारे दोनों इसमें स्टेटमेंट सही है। ठीक है, चलते नेक्स्ट पे। इसमें कहा गया है कि संविधिक सिविल सेवाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, इन्हें लॉर्ड लीटन द्वारा स्थापित किया गया था। ये संविधिक। सेकेंड है, संविधिक सिविल सेवाओं को दर्जा और वेतन प्रतिबद्धता सेवा के समान था। इन सेवाओं में नियुक्त भारत में आयोजित की जाने वाली खुली प्रतियोगिता के माध्यम से होता था। तो ये तो गलत हो गया, खुली प्रतियोगिता के माध्यम से नहीं होता था। इसमें था कि इसमें कुल टोटल जो सिविल सेवकों को दर्जा मिला था जो 1870 में लिटन ने, ये तो सही है, हमारा लिटन ने किया था। तो इसका ऑप्शन केवल डी सही है, केवल एक। लेकिन जो ये है ये गलत है, क्योंकि खुली प्रतियोगिताओं किससे नहीं होता। इसमें 1/6 जितने टोटल इंडियन नियुक्त किए जाते थे सिविल सेवाओं में, उसमें से 1/6 थे वो कुलीन वर्ग से आते थे, उनको नियुक्त किया जाता था। और जो वेतन भत्तों की ये समान नहीं थे। ठीक है, ये भी गलत है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से सल्मोनेला जीवाणु के संबंध में सही है। तो यह मनुष्यों, पशुओं के साथ साथ पक्षियों के आंतों में पाया जाता है। यह एक ग्राम धनात्मक जीवाणु है। इस जीवाणु द्वारा व्यक्ति से व्यक्ति संचरण मल मुख मार्ग के माध्यम से होता है। तो इसका ये थर्ड हमारा सही है, ये फर्स्ट भी सही है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन 1 एंड 3 बी सही हो गया। लेकिन ये धनात्मक प्रकृति की बात करता है, तो नहीं, ये ऋणात्मक प्रकृति का होता है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया राज्य विधान परिषद को शक्तियां प्रदान की गई हैं। तो राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश को अनुमोदित करने की, राज्य लोक सेवा आयोग के अधिकतर क्षेत्रों में वृद्धि करने की, राज्य से अनुसमर्थन की आवश्यकता करने वाले संविधान संशोधन विधेयकों को प्राधिकृत करने की। तो ये दोनों तो हमारी गलत हो गई। इसमें कोई प्रोविज़न ये किया नहीं गया था, ये संशोधन कर ही नहीं सकती उसमें संविधान संशोधन में। और ये तो इनके बारे में तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, और ये दोनों हमारे सही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो गया। तो गाइज़ हमने 50 क्वेश्चन यहाँ पूरे कर लिए हैं। 50 क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और उसका बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ वो आप लोगों को तुरंत मिल जाए उसका नोटिफिकेशन। ठीक है, और ये मैं बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को विजन की ये टेस्ट सीरीज मिल जाए। इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन इंक्लूड करे जाते हैं और हिंदी लोगों के लिए, जो हिंदी मीडियम के लोग हैं उनके लिए तो बहुत ही इफ़िशियंट है, क्योंकि इससे अच्छी कोई टेस्ट सीरीज हमें नहीं लगता कि कोई होगी। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिए। अगर 2020 के लिए सीरियस हैं तो बिल्कुल इसको देखिए। हम इसमें जितनी फुल टेस्ट सीरीजें हैं वो सारी लेके आऊँगा। और अगर आप लोगों को ये भी लगता है कि पीछे की जो रह गई हैं उन्हें भी लाना चाहिए, तो अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में उसकी भी कहेंगे तो उसकी भी ले आऊँगा। ठीक है, और आप लोग इसको एंजॉय करते रहिए और पढ़ाई करते रहिए, कोरोना से बचे रहिए सब लोग। और अब एग्ज़ाम की डेट भी क्लियर है, तो अब टलने की भी नहीं है। तो ठीक है, तो ये सब था। अगर वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।